1947 के पहले इंडिया के जो फ्लैग्स थे, फ्लैग का डिज़ाइन सिंपल था। इसमें 3 कलर को चूज किया गया। अब सवाल यहाँ था कि बीच में ऐसा कौन सा सिंबल डाला जाए ताकि हमारे देश की एक प्रतिनिधित्व करे। और उसी बीच एक आवाज़ आती है बाबा साहेब अम्बेडकर की। नेहरू ने कहा ये झंडा किसी अंपायर का नहीं है बल्कि एक आज़ादी का सिंबल है। तिरंगे में ये बदलाव गांधी को पसंद नहीं था। 14 अगस्त 1947 में आरएसएस की तरफ से एक टिप्पणी आती है कि ये 3 रंगों वाला जो झंडा है इसे एक इंजीरियस के रूप में बताया गया। इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन और मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 52 सालों तक आरएसएस ने अपने हेडक्वार्टर पे तिरंगा नहीं लहराया था। एक पुरानी मिट्टी, एक नए देश का सपना और बीच में घूमता हुआ एक चक्र जो धर्म की गति और कानून की मर्यादा का संकेत है। ये कहानी है कैसे अशोका के स्तंभ और उसका चक्र आज़ादी के बाद के भारत का हार्ट बीट बना और कैसे तिरंगे के बीच एक नए निशान आया जो सदियों की परंपरा को नए संविधान की रोशनी से जोड़ता है। 3rd सेंचुरी BC में सम्राट अशोक का सब कॉन्टिनेंट में मोनोलिथिक पिलर्स यानी धर्मा स्तंभ खड़े किए गए जिनका मकसद धम्मा यानी जो बुद्धिज्म से लिया गया है, धम्मा का संदेश पूरी प्रजा तक पहुंचाना था। सारनाथ का लायन कैपिटल 4 शेर पीठ जोड़कर नीचे एबेस्कस पर घोड़ा, बुल, हाथी और शेर के साथ 24 स्पोक के धर्मा चक्र अशोक कला के शिखर माना जाता है। अर्ली 90s में ASI के FO होटल ने सारनाथ में इस कैपिटल के एक्सकावेशन से निकाला एक ऐसा शिल्प जो बाद में भारत की राज मुद्रा बनने वाला था। 1947 के पहले इंडिया के जो फ्लैग्स थे वो अलग अलग थे, अलग अलग सेंचुरीज में अलग अलग टाइम पे डिज़ाइन किए गए थे। आप यहाँ स्क्रीन में देख सकते हो। लेकिन 1947 के बाद कांग्रेस के टाइम पे हमारे तिरंगे का एक नया रूप डिज़ाइन किया गया और इस नए नेशनल फ्लैग का फैसला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ली। 23 जून 1947 को एक एड HOC फ्लैग कमेटी बनाई गई जिसके चेयरपर्सन थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। कमेटी ने कांग्रेस के झंडे को मॉडिफिकेशन के लिए रिक्वेस्ट की और कहा कि इसे एक अच्छा सा एक स्वरूप दिया जाए। कमेटी की एक सीधी सोच थी कि जो फ्लैग हो वो कम्युनल ना हो और ये हमारे देश की प्रतिनिधित्व करे। इसके पहले जो फ्लैग था उसमें गांधी जी चरखा चलाते हुए उनका एक सिंबल डाला गया था और इसी चीज़ को मॉडिफिकेशन के लिए कमेटी ने एक गठन किया। फ्लैग का डिज़ाइन सिंपल था। इसमें 3 कलर को चूज़ किया गया, एक केसरिया रंग, एक वाइट रंग और एक हरा रंग को चूज़ किया गया। अब सवाल यहाँ था कि बीच में ऐसा कौन सा सिंबल डाला जाए ताकि हमारे देश की एक प्रतिनिधित्व करे, एक चिन्ह हो, एक सिंबल हो। और इसके लिए कई तरह की बहस भी छिड़ी। कई लोग तो कह रहे थे कि भारत माता का चित्र होना चाहिए, तो कई लोग कह रहे थे कि गांधी जी का ही चित्र रहने दो, और कई लोग कह रहे थे कि कुछ ऐसा चिन्ह डालो, अपनी धार्मिक चीज़ों का वो डालने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कमेटी ये चाह रही थी जो फ्लैग हो वो कम्युनल ना हो, सारे कंट्रीज सारे रिलीजन के लिए ये मान्य हो और सारे लोगों के लिए एक सेकुलर का सिंबल हो। 22 जुलाई को 1947 में जवाहरलाल नेहरू ने अपना एक रेजोल्यूशन रखा फ्लैग के लिए। फ्लैग हॉरिजॉन्टल ट्राई कलर में होना चाहिए, सैफरॉन, वाइट एंड डार्क ग्रीन होना चाहिए और बीच में एक ऐसा सिंबल होना चाहिए जो हमारे देश की एक निशानी बने। तभी उसी बीच एक आवाज़ आती है कि हमें एक ऐसे पर्सन्स की रखनी चाहिए सिंबल जो आगे चल के हमारे देश का एक गौरव बने। और उसी बीच एक आवाज़ आती है बाबा साहेब अम्बेडकर की। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि तिरंगे को बीचों बीच अशोका चक्र रखना चाहिए, ना कोई किसी और सिंबल का होना चाहिए, ना किसी रिलीजियस का, ना किसी पर्सन्स का, बल्कि उन्होंने कहा कि हमें अशोका चक्र को ही रखना चाहिए। फिर उसके बाद बीच में नेवी ब्लू कलर का अशोका चक्र स्थापित किया गया। बाबा साहब ने यह भी कहा कि हमें अशोका चक्र इसलिए लगाना चाहिए क्योंकि ये हमारे भारत की गति को बताता है। भारत हमेशा आगे गतिशीलता के साथ बढ़ता रहेगा। इसी तरह से इंडियन फ्लैग में अशोका का चक्र स्थापित किया गया और फ्लैग 2:3 पे अडॉप्ट किया गया और पूरे हाउस मोशन एविएशन के साथ इसे अडॉप्ट करते हैं।
नेहरू ने कहा, ये झंडा किसी अंपायर का नहीं है बल्कि एक आज़ादी का सिंबल है, जहाँ भी लहराएगा दोस्ती का संकेत देगा। तिरंगे में ये बदलाव गांधी को पसंद नहीं था, लेकिन बाद में उन्होंने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अशोका चक्र को लॉ ऑफ धर्मा का प्रतीक बताया। अशोका चक्र का नेवी ब्लू और 24 स्पोक का डिजाइन सारनाथ के लायन कैपिटल के एबेस्कस पर दिखने वाले व्हील से अडॉप्ट माना गया। आज़ादी के तुरंत बाद सरकार ने एम्बलेम्स और नेम्स एक्ट 1955 पास किया, जिसे राष्ट्रीय एम्बलेम्स और नामों का वैश्विक दुरुपयोग रोकने की कानूनी दीवार खड़ी हुई। ड्राफ्टिंग और लॉ मेकिंग की इस प्रक्रिया ने सिंबल से स्टेटहुड तक का सफ़र पक्का किया, जहां प्रतीक के साथ कानून की रक्षा भी जुड़ी हुई रही। ऐसा नहीं है कि हमारे तिरंगे का अपमान नहीं हुआ था। आज़ादी के बाद तिरंगे को अडॉप्ट करना हर किसी के लिए मुश्किल हो रही थी, खासकर वो जो बायस्ड लोग थे। इसके बीच राजनीतिक और सामाजिक तनाव भी दिखे। कुछ समूहों ने पहले कम्युनल अर्थ थोपे, जिसे असेंबली रिकॉर्ड ने स्पष्ट रूप से इसे नकारा और कहा कि ये हमारा नॉन कम्युनल फ्लैग होगा और इसे ऑल इंडिया प्रतीक के रूप में रखा गया। आरएसएस के संदर्भ में 1947 में और 1950 में उनके हेडक्वार्टर पे झंडा लहराया गया था, लेकिन उसके बाद लंबी देर तक उनके हेडक्वार्टर पे झंडे ही नहीं लहराए गए। 26 जनवरी 2001 में एक एक्टिविस्ट ने फोर्सफुली झंडा लहराने की कोशिश की, लेकिन उस पर केस हो गया। 14 अगस्त 1947 में आरएसएस की तरफ से एक टिप्पणी आती है कि ये 3 रंगों वाला जो झंडा है इसे एक इंजीरियस के रूप में बताया गया। बाद में जब पूछताछ हुई तो वो लोग इस बात से नाकारने लग गए। इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन और मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 52 सालों तक आरएसएस ने अपने हेडक्वार्टर पे तिरंगा नहीं लहराया था। ये कहानी होगी हमारे इंडियन फ्लैग की, जिसे डिज़ाइन किया गया, अडॉप्ट किया गया। बहुत से दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। कई लोगों ने इसका आलोचना की, कई लोग अडॉप्ट भी नहीं किए, कई लोग तो कई सालों तक इसे अपनाया ही नहीं और कई लोग तो इसको जलाया भी और इसका बहुत ज़्यादा अपमान भी किया। लेकिन फिर भी हमारे देश में जब भी ये लहराता है तब लोगों की शान बान दिखती है, लोगों का एक होप दिखता है कि हमारे देश का एक झंडा लहरा रहा है। और जब भी ये झंडा लहराता है आसमान में, हमें ये संकेत देता है कि हमारा झंडा कितना ज़्यादा पावरफुल है और कितना ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है। हमें अपने झंडे को हमेशा सर्वोपरि रखना चाहिए, चाहे कोई धर्म हो, चाहे कोई राजनीतिक पद हो या फिर कोई संगठन क्यों ना हो, हमारा झंडा हमेशा सर्वोपरि रहेगा। अब आते हैं अशोका स्तंभ पे, जो हमारे भारत का एक प्रतीक बनने वाला था, जो एक राज मुद्रा बनने वाला था। कितनी सदियां बीतती गईं, अशोका का स्तंभ किसी धरती के नीचे छुपा हुआ था और हमारे आज़ादी के टाइम पे इसे यूं धरती से बाहर ऐसे निकाला गया जैसे कि ये हमारे भारत का एक प्रतीक बनने वाला है। और उसी हिसाब से हमारे देश का एक स्तंभ जो एक राज मुद्रा है वो अशोका का एक सिंबल, एक संकेत देता है। 26 जनवरी 1950 में सारनाथ लायन के कैपिटल में 3 शेर के साथ बना ये प्रोफाइल, नीचे देवनागरी में लिखा सत्यमेव जयते, हमारे भारत का एक स्टेट एम्बलम अडॉप्ट किया गया। सत्यमेव जयते मुंडका उपनिषद से आया हुआ एक मूल मंत्र है, जिसका अर्थ है सत्य की जीत होती है, और इसी को राष्ट्रीय मुद्रा का आत्मा बना दिया गया। और आज यही अशोका स्तंभ हमारे राष्ट्रीय चिन्हों पे एक प्रतीक बन के बैठा हुआ है। करेंसी हो, पासपोर्ट हो और यहाँ तक कि आपकी आधार कार्ड हो, कोई भी दस्तावेज हो, वहाँ पे हमें अशोका स्तंभ देखने को मिलता है। स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया प्रोविजन ऑफ एम्परर यूज एक्ट 2005 ने इस उपयोग को एक क्लियरली रेगुलेट किया, जिसे मिसयूज पर रोक लगी है। एम्बलम एंड नेम्स एक्ट 1915 ने भी राष्ट्रीय निशानों और नामों के वैश्विक दुरुपयोग पर कानूनी बंदोबस्त बनाया, जिससे प्रतीकों की गरिमा बनी रहे। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में लोग हमारे भारतीय के सिंबल और हमारे तिरंगे का अपमान नहीं करते। आप सोशल मीडिया पे ये वीडियोस देख सकते हो जहाँ पे हमारे तिरंगे का कई लोग, यहाँ तक कि धार्मिक लोग अपमान कैसे करते हैं। आपने जगह जगह पे लोगों को देखा होगा एक्टिविटी में किस तरह से अपने झंडे को, अपने राष्ट्र चिन्ह का अपमान करते हैं। अभी हाल ही में हमने जम्मू कश्मीर में एक घटना देखी जहाँ पे हमारे भारतीय चिन्ह को लोगों ने तोड़ा। अब उनसे एक ही सवाल है, क्या आप बिना पैसे के जी सकते हो? आपकी जेब में जो पैसा जाता है, तो आप अपने जेब में जो पैसा रखते हो, क्या पैसे सब कुछ छोड़ के घर पे मस्जिद में जाते हो? साथ में तो नोट लेके जाते होगे, सिक्का तो लेते जाते ही होगे ना।
क्या उस पे हमारा अशोका स्तंभ नहीं बना हुआ, भारत का चिन्ह नहीं बना हुआ? फिर आपको दीवार से ही दिक्कत क्यों है? ये कितना बड़ा अपमान वाली बात है। और इनसे ये भी सवाल है कि आप जब हज पे भी जाते हो तो इंडियन रुपीज़ लेके जाते हो, पैसा भी लेके जाते हो कि नहीं जाते हो? वहाँ पे पैसे लगते हैं कि नहीं लगते हैं? आप कितने लोग मस्जिद में जाते हो, पैसे तो लेके जाते ही होगे ना। तो आप सोचो, ये दिखावा नहीं है तो क्या कर रहे हो आप? जानबूझ के ये सारी प्लानिंग पॉलिटिक्स की जा रही है। हो सकता है आउटसाइडर से फंडिंग आ रही हो, आउटसाइडर से लोगों से ये करवाया जा रहा हो सकता है ऐसी प्लानिंग हो सकती है। बट मुझे नहीं लगता कि कोई भी पर्सन अपने भारतीय चिन्ह का इतना बड़ा अपमान करेगा। हमारे देश में हमारे भारतीय चिन्ह झंडे का अपमान हर कोई करता दिखेगा। किसी भी धर्म को आपको देख लो, कोई ना कोई अपमान करता हुआ मिलेगा। हमारा जब 15 अगस्त आता है, 26 जनवरी आता है, लोग झंडे तो लेके फहराते हैं, लेकिन उसके अगले दिन रोड नाली हर जगह पे फेंका हुआ मिलता है। हमारे झंडे का अपमान पब्लिक से ज़्यादा कोई नहीं करता। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। और हमारे देश की चिन्ह, हमारे देश की मुद्रा, हमारे देश का स्तंभ, क्या इसे अपमान करना चाहिए? आप कमेंट में ज़रूर बताओ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और अपना ओपिनियन में बताओ। देखो, ये वीडियो एक कोई बायसनेस जैसी चीज़ें नहीं है। मैं इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही है कि भैया जो रियलिटी है उसको लोग एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हैं, क्यों लोग एक अच्छे तरीके से स्वाभाविक तरीके से नहीं रह सकते हैं, हमारे देश की गरिमा को क्यों गिराते हैं, हमारे देश की जो पब्लिक है उनकी जो सिविक सेंस है कितना ज़्यादा अपमान होता है। बाहर विदेशों में अगर जाओगे तो लोग आलोचना करते हैं, लोग कहते हैं कि इंडिया कितना डर्टी कंट्री है, वहाँ के लोगों का सिविक सेंस कितना गंदा है। हम ऐसी ऐसी हरकतें करेंगे तो हमारा देश महान कैसे कहलाएगा? महान बनने के बजाय गंदगी की तरफ जा रहा है। लोग गंदे नज़रों से देख रहे हैं, पॉल्यूशंस को देख रहे हैं, गंदी देख रहे हैं, रेपिस हो रहे हैं, बहुत से मर्डर क्राइम, इतने ज़्यादा करप्शंस हो रहे हैं। तो हमारे देश की जो गरिमा है उसको क्यों गिराया जा रहा है बार बार?